Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I'm again here for presenting a lecture on geotechnology. I am taking topic stability of slopes. This is unit number 1 and this is my lecture number 15 about this subject. And I already made 2 previous lectures about geotech stability of slopes. First, you people go through that videos, then come take these lectures. Okay, so sorry, I will start with some. Okay, so in our previous lectures we studied till just a minute. I am just showing you the notes as well. Okay, so we were studying about stability of slopes. Okay, here we studied the classification that the slopes are of two types, finite and infinite, and what are the cause of the failure of the slopes, assumptions, ठीक है, and a factor of safety and number of formulas using for the calculation of factor of safety, ठीक है. So we studied factor of safety are of 4 types and formulas about all the factor of safeties, and we have already solved some numerical problems, and we have discussed about type of slope failure, like we study rotational failure and translational failure. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनफाइनाइट स्लोप होती है उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसलेशनल फेलियर हो रहा है, और जो फाइनाइट स्लोप है उसके लिए हमने रोटेशनल फेलियर को स्टडी किया था. रोटेशनल के भी हमने 3 टाइप्स को स्टडी किए थे, लाइक बेस फेलियर, फेस फेलियर एंड टो फेलियर. ये सच है, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, compound wedge failure also are the 2 types of failure. These already we studied, and after that I dictate you about the stability of slopes, like कि अगर हमें फाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी को एनालाइज करना है तो उसके लिए जो हम मेथड अडॉप्ट करते थे, दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग, मेथड ऑफ स्लाइसेस. ठीक है, ये डेरिवेशन जो था वो मैंने आपको ये बता दिया था कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ डूइंग मेथड ऑफ स्लाइसेस. लाइक फाइनाइट स्लोप में ये जो रोटेशनल फेलियर हो रहा है, आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, तो इसे नंबर ऑफ स्लाइसेस में कन्वर्ट करके एक स्लाइस की स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ड्राइव किया था. ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला C dash L plus tan phi dash summation of W cos alpha y summation of W sin alpha. ठीक है, ये जो प्रोसीजर था ये फाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी के लिए था. इसके अलावा हमने टेलर स्टेबिलिटी नंबर पढ़ा था, जिसके बेस हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ टेलर स्टेबिलिटी नंबर? Sn is equals to Cu by gamma Hc. Cu is जो स्ट्रेंथ होती है, कोहेजन होता है, अपॉन गामा इज द यूनिट वेट एंड Hc इज द क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप, है ना. तो हम ये चीज पढ़ चुके थे. क्रिटिकल हाइट वो मैक्सिमम हाइट होती है जिससे ज्यादा हाइट पर सॉइल जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी, और इसको निकालने का ये फॉर्मूला था. ठीक है, now and we have already discussed about the numerical portion. These things we already do, but now today I will take a lecture about stability analysis of infinite slope with the help of some derivations. So just a minute, मुझे निकालना होता है, इसके बहुत सारे नोट्स हैं. ओके, मैं आपको जो जो स्लाइड जिस पर्टिकुलर टाइम में
शो करती हूँ आपको, उसके हिसाब से अपने साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, तभी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा है। आज हम जो स्टेबिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, अभी तक फाइनाइट स्लोप तक हमने कर लिया है। नाउ द टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। इनफाइनाइट स्लोप को हमने दो क्लासिफाइड किए थे, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। फाइनाइट के लिए हम मेथड ऑफ स्लाइसेस का यूज करते हैं, या जिसे हम लोग स्वीडिश सर्किल मेथड बोलते हैं। इनफाइनाइट के लिए हम जो डेरिवेशन या जो फॉर्मूले निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सपोज दिस इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंड स्लोप एंड द स्लोप एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज आई। आई ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, किसी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, the stability criteria on a finite slope of a cohesionless soil will depend whether the soil is submerged or has steady seepage। मतलब ये है कि यहाँ की जो सॉइल है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इसकी सॉइल की टाइप पर डिपेंड करती है। ठीक है, सॉइल ड्राई है, कोहेजनलेस है, कोहेसिव है, किस तरीके की सॉइल है। सपोज ए बी सी डी इज अ सॉइल मास ऑफ विड्थ बी एंड हाइट एच फॉर द एनालिसिस। ठीक है, हम इस प्रिज्म, इस सॉइल मास के लिए एनालिसिस करते हैं। यही मैंने लिखा हुआ है कि जो आई जो है वो स्लोप एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से, एंड लेट ए बी सी डी is a soil mass of width b, length l and height h। लेंथ l लिख लीजिए। तो b जो है ना वो ये विड्थ है। अब ये क्या है ना, स्लोप इसकी i है हॉरिजॉन्टल से, तो ये विड्थ b है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखेंगे, राइट, ये डिस्टेंस आपकी b है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो b cos i। सही है ये चीज, ठीक है। b है हॉरिजॉन्टल, आप लिखेंगे तो b cos i। ठीक है, वेट इज सॉइल मास का क्या है, डब्ल्यू। इसके दो कंपोनेंट अगर हम करना चाहेंगे तो एक टी ले लिया मैंने, सपोज एक एन ले लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टी ऑफ डब्ल्यू एंड वर्टिकल इज एन। डब्ल्यू के दो कंपोनेंट क्या होगा, टी एंड एन, जैसे हमने फाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए किया था। सबसे पहले हम अगर वॉल्यूम लिखते हैं इस सॉइल प्रिज्म का, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रिज्म पर यूनिट लेंथ। लेंथ अगर हम यूनिट ले लेते हैं, सपोज लेंथ एल है और उसको यूनिट लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाइट इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। थिकनेस को आपने यूनिट ले लिया, लेंथ आपने यूनिट ले ली है, तो ये आप इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं एच बी कॉस आई इस पर्टिकुलर सॉइल प्रिज्म के लिए। ठीक है, अगर मैं इसका वेट लिखती हूँ, वेट ऑफ प्रिज्म पर यूनिट लेंथ, वेट, तो डब्ल्यू क्या होता है आपका, गामा इंटू वी। आपने यूनिट वेट का फॉर्मूला पढ़ा है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो गामा इंटू वेट, वॉल्यूम का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका वेट आ गया। ठीक है, इस वेट के मैंने क्या किए, दो कंपोनेंट किए हैं। द वेट ऑफ प्रिज्म कैन बी रिजॉल्व इनटू नॉर्मल कंपोनेंट एन एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट टी। तो एन और टी की वैल्यू आप लिख देंगे। एन क्या है आपका, नॉर्मल कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस आई, और टी क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट डब्ल्यू साइन आई। ठीक है, डब्ल्यू का फॉर्मूला यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया, गामा एच बी कॉस स्क्वायर आई, और टी का फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू की वैल्यू आपने इसमें रख दी है, गामा एच बी कॉस आई साइन आई। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, वेट के दोनों कंपोनेंट के हमने फॉर्मूले निकाल दिए। इसके बाद आप नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस निकालेंगे। आप अगर इसको, जो वेट लग रहा है उस पर्टिकुलर प्लेन पे शियर डेवलप्ड हुआ, अब शियर जो है, वेट के हमने दो कंपोनेंट किए, तो हम दोनों डायरेक्शन में नॉर्मल शियर भी निकालेंगे, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेयर लग रहा है वो भी निकालेंगे। तो सिग्मा और टाउ दो पैरामीटर आपको निकालने होते हैं। सिग्मा होता है आपका नॉर्मल कंपोनेंट पर यूनिट वेट, और आपका टाउ होता है टी वाई बी। तो आपने एन की वैल्यू ये रख दी अपॉन बी, तो ये आपका फॉर्मूला सिग्मा के लिए आ गया। टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका,
नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस ये आप निकाल रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा है और शेयर स्ट्रेस आपका टाउ है। तो यहाँ से टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपने टी की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दिया, बी से बी एक क्रॉस कट किया, तो आपका क्या आ गया, गामा एच कॉस आई साइन आई, आई इज द स्लोप एंगल ऑफ इनफाइनाइट स्लोप विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से आपने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल दिया, इसको आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल देंगे। ठीक है, अब जो शेयर स्ट्रेस टाउ है वो शेयर फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस आपने कूलाम्स इक्वेशन पढ़ी है, सिग्मा टेन फाइव। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू ये है, ये मैंने यहाँ रख दी, तो एस का फॉर्मूला ये हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। अभी तक हम जो चैप्टर में पढ़ रहे थे एस और टाउ पढ़ रहे थे, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप पढ़ते थे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन द शेयर स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती थी, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। सी जीरो है क्योंकि कोहेजन लेस डिपॉजिट है, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप सिग्मा की वैल्यू ये उठा के इसमें रख देंगे तो। ठीक है, तो अब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, एस अपॉन टाउ। एस का फॉर्मूला ये आपने पूरा रख दिया और टाउ का फॉर्मूला आपने यहाँ से ये यहाँ रख दिया, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या आ गया, टेन फाइव डैश अपॉन टेन आई। ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है डेरिवेशन में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कैसे निकाला, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ मतलब एस एंड एवरेज शेयर स्ट्रेंथ टाउ। तो आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ कितना हो गया, टेन पाई डैश अपॉन टेन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वी विल यूज दिस फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल डायरेक्टली। अब अब क्या होता है, जैसे ये तो पॉइजन लेस डिपॉजिट की बात होगी, अगर सॉइल जो है वो सबमर्ज्ड है, ठीक है, सबमर्ज्ड है, तो आप सबमर्ज्ड के लिए सिग्मा और टाउ टाउ की वैल्यू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला है, बस जो गामा है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप समझते हैं इस चीज को कि सॉइल ड्राई है, सॉइल सैचुरेटेड है, सॉइल सबमर्ज्ड है, उस केस में उसका जो भी गामा, जो भी यूनिट वेट होगा, जैसे यहाँ पे गामा डैश यूज किया है, मतलब गामा सबमर्ज यूज किया है, गामा सैचुरेटेड भी यूज करते हैं और गामा ड्राई के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद इतने फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए, डेरिवेशन के साथ मैंने जो फॉर्मूले बताए वो आपको नोट करना है। इसके बाद आप एक और फॉर्मूला नोट करेंगे, द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप की ही बात हो रही है, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल जिसमें एडेशन या कोहेजन होता है, सी की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, जिसे हम C5 सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, the stability analysis of infinite slope cohesive soil is similar to that in the case of cohesionless। हम निकालते वैसे ही कूलाम्स लॉ से, आपने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दी है, सी इसमें हम कंसीडर करेंगे, टाउ का जो ऊपर फॉर्मूला था वो था, तो एफ एस क्या होता है, एस अपॉन टाउ। तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोहेसिव सॉइल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फॉर्मूले को भी आप सीधे नोट करेंगे कि अगर हमें जो सॉइल डिपॉजिट है वो कोहेसिव सॉइल है, उसके लिए ड्राई सॉइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सी डैश प्लस गामा एच कॉस स्क्वायर आई टेन फाइव अपॉन गामा एच कॉस आई साइन आई। आई क्या है, स्लोप एंगल, फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सी क्या है, कोहेजन। ठीक है, तो यहां तक आप ये सारे फॉर्मूलोज को नोट कर लीजिए। इसके बाद
इसके बाद हमने जो जो पॉइंट मैं आपको बता दी हूँ आप वो भी नोट करेंगे। इसके बाद ये तो था कि रोटेशनल फेलियर हुआ तो हमने मेथड ऑफ स्लाइस से निकाल लिया। अगर ट्रांसलेशनल फेलियर है तो हम इनफाइनाइट स्लोप वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। लेकिन अगर वेज फेलियर है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? वेज फेलियर क्या होता था? जिसमें एक एंगुलर या फिर एक स्लो फॉर्म करते हुए सॉइल मास फॉल हो रहा है जिसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देखें, कि इसके लिए सीधे आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए वेज फेलियर के लिए। तो जो फॉर्मूला है वो है आपका Fs is equals to CL plus W cos alpha tan phi upon W sin। ये आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के सॉइल डिपॉजिट, अलग अलग टाइप के फेलियर के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले हैं वो अलग अलग हैं। सी क्या है? अगर कोहेजन लेस डिपॉजिट है तो सी 0 हो जाएगा, कोहेसिव सॉइल है तो सी की वैल्यू होगी। एल जो स्लोप की लेंथ है, डब्ल्यू जिस सॉइल मास का बात हो रही है, एल्फा आपका स्लोप एंगल है, फाई आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो गाइज ये मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में बताया, वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल फेलियर और ट्रांसलेशनल फेलियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी चार्ट। राइट डाउन द न्यू टॉपिक, स्टेबिलिटी चार्ट। सो व्हाट इज स्टेबिलिटी चार्ट? तो स्टेबिलिटी चार्ट वो ग्राफ होता है जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। एक तो क्या होता है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सी अपॉन गामा एस सी या फिर सी अपॉन एफ सी गामा एच, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आपका टेलर स्टेबिलिटी नंबर हम नहीं निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो हम एक चार्ट का डायरेक्टली यूज करते हैं। कैसे? उसमें जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें एक्स एक्सिस पे स्लोप एंगल है आई या बीटा या आप जिस अल्फा जिससे भी डिनोट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे एस एन की वैल्यूज हैं 0.00, 0.05, 0.10, 0.15 अप टू 0.35। और ये जो ग्राफ्स हैं ये अलग अलग ग्राफ, अलग अलग लाइंस, ये जो अलग अलग वैल्यूज है ये फाई की वैल्यूज है, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ये जो है अगर आपको नोटबुक में या फिर अलाउड है तो ये पेज आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं इस टेबल का, बट विद द परमिशन ऑफ एग्जामिनर। कि अलग अलग फाई, जैसे फाई की वैल्यू 0 डिग्री, फाई की वैल्यू 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरीके से स्लोप एंगल अगर आपका जो भी पर्टिकुलर होगा उसके लिए आप एस एन की वैल्यू यहाँ से इंटरपोलेट करा के डायरेक्टली लिख लेंगे, अगर आप फॉर्मूला की हेल्प से नहीं निकाल रहे हैं तो। otherwise you will use this stability number formula c upon fc gamma h या फिर c upon gamma h। c cohesion, gamma unit width, h is the slope height। ठीक है, तो ये जो चार्ट होता है ये आपका स्टेबिलिटी चार्ट कहलाता है। इसमें आप ये इतना थ्योरी वाला पोर्शन लिख सकते हैं। थ्योरी में वैसे बहुत ही कम आता है लेकिन बट यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, guys, I already told you about the Swedish circle method. This is very much important। जो स्वीडिश सर्किल मेथड था ये फाइनाइट स्लोप की स्टेबिलिटी के लिए करते थे आप, जिसमें आपने ये फिगर देखा था। इसको मेथड पूरी एक थ्योरी, इसे आप दोबारा से भी नोट कर सकते हैं अगर किसी का छूट गया हो। और अगर छूट गया है तो आप इसे दोबारा समझिए और फिर भी अगर आपको लगे तो मैं रिवीजन में इसको दोबारा ले लूंगी। ठीक है, नाउ वी विल डू टू न्यूमेरिकल्स टुडे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, find the factor of safety of slope of infinite extent having an angle of slope 25 degree। The slope is made of cohesionless soil with phi 30 degree। ये क्या लिखा है आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, उससे मुझे लेना पड़ा। तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो मैंने अभी ड्राइव किया था इनफाइनाइट के लिए, tan phi upon tan बीटा,
वहां पे क्या था, 10 फाई डैश, डिनोट करने का अलग अलग होता है यहाँ पे, 10 आई, बीटा मतलब जो स्लोप एंगल है, तो 10 फाई आपको 30, और बीटा स्लोप एंगल इनफाइनाइट के लिए आप यही फॉर्मूला लगाते हैं। बीटा आपका कितना दिया है 25, तो सीधे आपने यहाँ पे ये 10 की वैल्यूज रख दी और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 आ गया। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर लिया। यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू अगर एक से ज्यादा आती है या एक के बराबर आती है तो ये स्टेबिलिटी है, स्लोप एम्बैकमेंट में क्या है, स्टेबल है। ठीक है, लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ एफ इज लेस देन 1 देन अनस्टेबल स्लोप, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। राइट डाउन दिस वन, इस टाइप की न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत आते हैं। एनालाइज द स्लोप ऑफ एग्जाम्पल 3.2, इससे ऊपर जो है वो 3.2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फाई और स्लोप एंगल जो बीटा या जो आई है उसकी वैल्यू हमें यही यूज करनी है, 25 डिग्री एंड 30 डिग्री। 3.2 if it is made of clay having C, ये गाइस आप C की वैल्यू 30 लिख लीजिए, 30 है ये। ठीक है, C 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइव 20 डिग्री, E 0.65, G 2.7 under the following different condition. When the soil is dry, first case. Second, when the water seeps parallel to the surface of slope. And third, when slope is submerged. ठीक है, अब इसके लिए बस एक 3.2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको I की वैल्यू 25 यूज करनी है, बाकी तो सब इसमें गिवन है। ठीक है, तो E क्या है आपका, वॉइड रेशियो, आपको सॉइल मैकेनिक्स आप पढ़ चुके हैं तो ये पता होना चाहिए। E हम क्या डिनोट करते हैं, वॉइड रेशियो। G क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। तो हम इसके लिए यूनिट, ड्राई सॉइल एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट केस के लिए बात कर रहे हैं, तो हम गामा डी निकालेंगे, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डी। क्या फॉर्मूला होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ये आपको याद होना चाहिए, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये एम्पेरिकल रिलेशन है। जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ सॉइल 9.8 होता है, ये मैंने डायरेक्टली रख दिया। जी की वैल्यू आपको 2.7 थी अपॉन 1 + ई, तो गामा डी निकल गया। ठीक है, आप गामा सैचुरेटेड भी निकालेंगे, मतलब सॉइल ड्राई है तो गामा डी यूज करेंगे, सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड यूज करेंगे, सबमर्ज है तो गामा डैश यूज करेंगे आप। फिर इसके बाद आप गामा सैचुरेटेड निकाल लिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। जी की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू रख दी, गामा डब्ल्यू 9.8 होता है अपॉन 1 + ई, तो गामा सैचुरेटेड आ गया। अब आप गामा सबमर्ज निकालेंगे, गामा डैश, गामा सबमर्ज को हम गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है आपका, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो गामा डैश आ गया। अब फर्स्ट केस के लिए आप चलेंगे, व्हेन सॉइल इज ड्राई, तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, मैंने आपको बीच में ये बताया है कि टेलर स्टेबिलिटी का ये पूरा फॉर्मूला होता है, पूरा Sn इज इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी प्लस इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा 10 बीटा माइनस 10 पाई। ये पूरा जितना मैंने इसको इस डिब्बे में बंद किया हुआ है ये आप पूरा नोट करेंगे। ठीक है, तो मैंने Sn इज इक्वल टू इस फॉर्मूले का यूज किया है क्योंकि इसमें फाइव आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और बीटा स्लो का एंगल है, तो मैंने वो यहाँ पे रखा और Sn की वैल्यू निकल गई। बीटा आपका प्रीवियस क्वेश्चन से 25 था, फाइव आपका 20 डिग्री था, ये आपका गिवन है इसमें, तो Sn की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, Sn की वैल्यू आ गई तो आप Hc की वैल्यू निकाल देंगे सीधे इसी फॉर्मूले से। इसमें आपको Sn पता है, आपको Hc निकालना है, C पता है, गामा डी आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया, तो आपको क्या आ जाएगा Hc, मतलब क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप।
तो मैं अभी इसको यहीं स्टॉप करूंगी, क्योंकि आपके लिए इतना काफी है आज के लिए। आप इसमें ये समझिए कि मुझे ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। जब ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तभी आप इन न्यूमेरिकल को प्रॉपर्ली कर पाएंगे। ठीक है। So guys, I'm just stopping this lecture today, and I give you some time for preparing all the formulas. And first, you will just go through all the videos and formula. After that, you can understand the further lectures. So thank you. If you are facing any problem, any doubt, then please let me know.